सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर तीसरा और शीर्षक है हमारा हिमालय की बेटियां। और ये गद्य विधा में लिखी गई है और इनके लेखक है हमारे नागार्जुन जी। तो इस जो निबंध विधा के अंदर जो लिखा गया है इसमें प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है नागार्जुन जी ने। पहले भी कवि लेखकों ने प्रकृति के बहुत सुंदर चित्रण किया है, अपने शब्दों में उन्होंने पिरोया है, परंतु जो मतलब इतना कामयाब नहीं हुआ जितने नागार्जुन जी ने इस निबंध में इन्होंने इतना अच्छा सुंदर चित्रण किया। मानवीय अलंकार का प्रयोग करते हुए इन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है। कहीं लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटी कहकर संबोधित किया है, तो कहीं उनकी चंचलता और कलकल की ध्वनि की तुलना छोटे बच्चों की शरारतों से, जैसे खिलखिलाहटों से उन्होंने तुलना की है। मतलब इतना सुंदर चित्रण किया नागार्जुन ने कि हिमालय से विश्वास नहीं कर सकते कि हिमालय को नदी की उन्होंने बेटी के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पे कि नागार्जुन जी ने गंगा, यमुना, सतलुज नदियों का बहुत ही अद्भुत मानवीय, ठीक है, मानवीकरण जैसे कहो ना, एक मानव के द्वारा से प्रस्तुत किया गया कि जैसे कि वो मानव ही है, इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया। इस पाठ के जरिए हमें वो संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी का, चाहे मनुष्य हो या प्राकृतिक का रूप, हमेशा वैसा ही नहीं होता जैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। हमें जैसे वो खाली बेजान पर्वत नजर आ रहे हैं या नदी नजर आ रही है, वैसा ही नहीं होता जैसा लोगों को दिखता है। ठीक है, हमें ये जैसे कि हो सकता है कि ये भयानक भी हो सकता है, हानिकारक भी लग रहा हो, किसी किसी को हानिकारक या भयानक भी लग रहा हो, मगर वास्तव में यह शांत और लाभदायक है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें सभी पहलुओं पर क्या करना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, उसको उसको अपने जो दिल की भावनाओं से उसको देखना चाहिए हर चीज़ों को। तो आइए हम निबंध पढ़ते हैं जो नागार्जुन जी ने लिखा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। मतलब जब वो दूर से देखे थे तो वो महिला की तरह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी जो धाराएं में डुबकियां लगाया करता था। जब नदियों में जब जाते थे वो डुबकी लगाते थे, उनको कैसा प्रतीत होता था जैसे माँ की गोद में या मौसी की, मामी की गोद में वो डुबकियां खेल रहे हैं, गोद में खेल रहे हैं, इस तरह से उनको जब डुबकी लगाते थे। तो आगे यहाँ देखेंगे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, या मतलब कि यही गंगा थी, यही सतलुज थी, मगर समतल मैदान में जाकर वो विशाल कैसे हो जाती है। जब वो मतलब हिमालय के कंधे पे जब मतलब हिमालय की जब चढ़ाई कर रहे थे, तो जब हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो उससे दुबली पतली सी होती है, और जैसे यही वही गंगा थी, यही सतलुज थी, जब मैदानों में जाती है क्या वो विशाल रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि मैदानों में जाती कैसी हो जाती है, विशाल हो जाती है बहुत। तो जो नदियों का इतना इन नदियों का उछलना और कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, और इनकी ये भाव भंगी, ठीक है, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। वो कहते हैं जब पर्वतों मतलब हिमालय से जब नदी आती है तो किस तरह से हंसते खिलखिलाते हुए आती है। तो जब वो ठीक है, मगर मैदान पे आते आते क्या हो जाती है, उनका जो जो लचकदार होता है, उछलना कूदना, वो क्या होता है, सब गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर। नागार्जुन जी कहना चाहते हैं जब वो किसी लड़की को देखते हैं या किसी कली को देखते हैं, उनका ध्यान अटक जाता है, तो उस तरह से उनको एक होता है ना कि आश्चर्यचकित नहीं होते, मगर जब वो महिलाओं को मतलब जो हिमालय की बेटी को देखते हैं, मतलब गंगा रूपी नदियों को देखते हैं, तो उनका क्या होता है, उनकी जो बाल लीलाएं, जो उनका नदियों से मतलब लहर मारते हुए आना, उछलना कूदना, उनकी जो बाल लीलाओं को देख कर क्या बहुत ही ज़्यादा वो आश्चर्यचकित होते हैं।
कहाँ ये भागी जा रही हैं। वो कहते हैं, नागार्जुन जी कहते हैं नदियों को, कहाँ ये भागी जा रही हैं। वह कौन है लक्ष्य जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सर सब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने ये बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो जो हमारे नागार्जुन जी है, लेखक जी बताना चाहते हैं, जो मतलब जो उनकी जो नदी रूपी बेटियां हैं, जब वो खेलती कूदते हुए क्या कहते हैं, यहाँ जितने आपको यहाँ पे देवदार, चीड़, ये क्या सारे पेड़ों के नाम हैं, इनको आगे बढ़ते हुए जंगलों में पहुंच जाती है तो वो क्या बीती बातें उनको याद आने लगती है, नदियों को। ठीक है, तो जो बुढ़ा हिमालय इसलिए बोला गया, हिमालय बहुत पुराना हिमालय है। तो वो जो अपनी बेटियों की, जो नटखट बेटियों की अगर कोई पूछता है तो वो उसके बारे में क्या वो बिल्कुल चुप रह जाते हैं कि उनकी बेटियां कहाँ पर है, क्या है, इस तरह से। तो आइए हम करते ही बिल्कुल मानवीय की मानव जैसे व्यवहार करता है, वैसे ही लेखक नदी और पर्वत पहाड़ों को भी मानव के रूप में देख रहा है। तो यहाँ पे सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी और सतलुज, व्यास और चेनाब, झेलम और काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि ये सब नदियां हैं। आदि नदी हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। मतलब जब भी इन नदियों के बारे में नाम लिया जाता है तो उनके सामने वो सारी जितनी बेटियां हैं वो क्या सामने नजर आने लगती है। वास्तव में सिंधु ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। वो कहना चाहते हैं वास्तव में जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है वो आपस में कुछ नहीं। वास्तव में दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की प्रवाहित हो जाती है। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। मतलब ये कहना चाहते हैं जब ये हिमालय, सिंधु और ब्रह्मपुत्र आप कुछ नहीं है जब तक हिमालय की जो बर्फ होती है पिघल पिघल के धीरे धीरे जब इकट्ठे होकर जब वो नदियों का रूप लेती है और नदी इन दो महानदियों में जाके मिल जाती है तो वो कितना सौभाग्यशाली जो है पर्वत है जो हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय देता है। मतलब जो उनको क्या कहते हैं, हाथ पकड़ने का मतलब मिलने का श्रेय देता है। नदियाँ क्या करती है, जाके बड़ी नदियों में मिल जाती है, छोटी नदियाँ बड़ी नदी मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ जो आप कह रहे हो यहाँ पे चेनाब, झेलम, ये सब किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। उसी तरह से यमुना, गंगा, सरयू किसमें मिल जाती है, ठीक है, आगे जाके ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, गंगा भी मिल जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो कह रहा है कि अपना उनका जो हृदय कितना बड़ा है कि उन्होंने दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। आगे देखेंगे, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। मतलब कहना चाहते हैं जो मैदान में नदियों को देखते हैं उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं होगा कि बूढ़े हिमालय की गोद में वो बच्ची है, जब बच्ची थी वो जब निकल रही थी, छोटे बच्चे किस प्रकार से वो खेलती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के रूप के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं। मतलब लेखक जी कहते हैं कि जब शुरू में जब नदियाँ पहाड़ पर्वत हिमालय से निकलती है तो बच्चे का रूप होती है और जब वो मैदान में आती है तो क्या वो बड़ी हो जाती है।
तो आगे जाके जब उनका विवाह होता है तो किससे विवाह करते हैं वो, मतलब वो समुद्र को दामाद बताते हैं, क्योंकि नदियाँ कहाँ मिल जाती जाके, समुद्र मिल जाती है, इसलिए समुद्र को उनको दामाद बताया गया है, और हिमालय उनकी बेटियां हैं इसलिए उनको ससुर बताया गया है। तो कहना चाहते हैं कि इसको मतलब कि ससुर को हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में मुझे कोई भी झिझक नहीं होगी। तो आइए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतना मतलब वेत्रवती वेदना नदी का प्रेम प्रतिदान देता जाना, तुम्हारी ये प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़, घाटी या समतल आंगनों, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक जी कहना चाहते हैं कि जो कालिदास जी जो हमारे कवि हैं, महान कवि, तो उन्होंने भी मेघदूत में कहा है वेतना नदी के बारे में, उनके प्रेम के बारे में, नदी के प्रेम के बारे में। तो वो ये बताना चाहते हैं कि वो ये बात मतलब कि नदी कितनी चंचल को देखते हुए अचानक आ गई, मतलब बात उनको याद आ गई कि कविदास जी ने भी अपने मेघदूत में कहा है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। जो काका कालेकर है उन नदी को क्या बोलते हैं, लोक माता कहते हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। वो कवि जी कहते हैं, नागार्जुन जी, कि अगर काका कालेकर जी नदी को लोक माता कहते हैं तो माता से पहले तो वो क्या बेटियां होती हैं। अगर हम इनको बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, मतलब कि अगर बेटी से पहले क्या होगी, ठीक है, थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। माँ, ठीक है, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिड मतलब तिब्बत की बात है। मन उचट गया, मतलब का उनका मन मतलब खराब होगा, कुछ तकलीफ में होंगे, ठीक है। तो तबीयत ढीली थी, मन खराब था, उचट गया था, और तबीयत भी क्या ढीली थी। सतलुज के किनारे वो जाकर बैठ गए। सतलुज नदी के किनारे जाके वो कभी बैठ गए, मतलब नागार्जुन जी हमारे बैठ गए, सतलुज नदी के किनारे जाके वो बैठ गए। और दोपहर का समय था और पैर लटका कर दिए पानी में, मतलब जो पैर लटका के वो पानी में बैठ गए। और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल के असर डाला, मतलब जो जो जल बह रहा था उसने क्या असर दिखाना शुरू कर दिया। तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुने पानी में, जैसे लगा कि गुनगुने पानी में वो पैर डाल के बैठे, जैसे ना तो पैर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, हम क्या करते हैं, गुनगुने पानी में पैर को डाल के बैठ जाते हैं, और शरीर के जो भी हमारे शरीर में दर्द होता है वो क्या हो, दर्द निकल जाता है। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि सतलुज नदी के किनारे बैठे हुए थे, उनका जो तबीयत खराब थी और मन भी कैसा था, थोड़ा सा उचट रहा था, और जाके वो बैठे थे पानी में, सतलुज के किनारे नदी में पैर डाल के बैठे थे। उनका जो उन्होंने क्या, नदी ने क्या अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, और उनका मन और तन दोनों ही ताज़ा हो गया, जैसे लग रहा था कि गुनगुने पानी में बैठे हुए हैं। तो एक पंक्ति लिखी हुई है, हम पंक्ति पढ़ते हैं। जे हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ है मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हम शाम को दूसरा चैप्टर करेंगे। इसी तरह से सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे 10वीं क्लास तक, क्योंकि टाइम हम पे कम रह गया है और सिलेबस ज़्यादा है। तो हमें कोशिश करेंगे एक दिन में 2 से 3 तक चैप्टर कंप्लीट कर लें और समझें उसको ध्यान से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। आप सबका इतने प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।